तो देखो अभी हमने कवर किया है लाइफ साइकिल, अब आएंगे हम पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस यानी क्या है? द ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। सिंपल। अभी यह जो अमीबा है, अमीबा मतलब उसके 22 जाइमोडर्म रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर का 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, यह जो 6 जाइमोडर्म है, इसी से हमको यह पोटेंशियली पैथोजेनिक रहते, बाकी के पैथोजेनिक नहीं रहते, ठीक है। अभी इसके अंदर का है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, यह हमारे लिए पैथोजेनिक है, ठीक है। अब ये पैथोजेनिक है तो पैथोजेनेसिस तो क्रिएट करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। अभी यह हमारे कहाँ पे लॉज हो रहा है? उसके हैबिटेट क्या है? हमारा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अभी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रह रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। प्रॉब्लम क्रिएट हुआ क्या है? तो इंटेस्टाइन के अंदर अगर किया तो इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस, इंटेस्टाइन के बाहर अगर किया तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस। तो पैथोजेनेसिस को डायरेक्ट हम बोलेंगे अमीबियोसिस, ठीक है। इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक्यूट अमीबिक डिसेंट्री। अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है? क्रॉन डिसीज अगर आपको पता है ना तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी क्रॉन डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब देखो, ये जो है ना म्यूकस एंड सब म्यूकस को लेयर तक ही सीमित रहता है, लेकिन जो क्रॉन डिसीज है वो थोड़ा डीपली जाता है, ठीक है। यह जो है सिर्फ कोलन तक रहता है, लेकिन क्रॉन डिसीज ये पूरे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर दिखाई देता है। तो यह अल्सरेटिव कोलाइटिस। अभी अल्सरेटिव अल्सर किस तरह, देखो फ्लास शेप जो इस तरह का अल्सर, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर हमने इसको देखा तो इसका जो हेड है यह नेक्रोज पार्ट रहता है, इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हमने पेरिफेरी के ऊपर अगर देखा ऐसे तो यहाँ पे हमको ट्रोपोजोइड दिखेंगे, ठीक है। तो एक्यूट अमीबिक डिसेंट्री, दूसरा प्रॉब्लम कौन सा क्रिएट हुआ इंटेस्टाइन के अंदर? एक्यूट अमीबिक डिसेंट्री। अभी एक्यूट अमीबिक डिसेंट्री जो है ना हम अच्छे से देखेंगे लास्ट पार्ट के अंदर, वहाँ पे बैसिलरी डिसेंट्री और एक्यूट अमीबिक डिसेंट्री, इसका अच्छे से हम आपको डिफरेंस करके बताएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई अमीबिक डिसेंट्री होती क्या है, ठीक है। अभी देखेंगे हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस, इंटेस्टाइन के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा अभी बाहर है। जैसे कि देखो ब्रेन के अंदर हो सकता है अमीबियोसिस, ठीक है, हमारे लिवर के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, हमारे हार्ट तक जा सकता है, हमारे स्टमक तक जा सकता है, हमारे स्किन तक जा सकता है, यह देखेंगे, ठीक है। तो हिपैटिक अमीबियोसिस, पल्मोनरी अमीबियोसिस, क्यूटेनियस अमीबियोसिस, सेरिब्रल अमीबियोसिस, ठीक है। अभी देखो हिपैटिक अमीबियोसिस, अभी देखो ये जो सेरिब्रल अमीबियोसिस है ना, इसका स्प्रेड किससे है? हिमेटोजेनियस और लिम्फेटिक स्प्रेड है इसका, ठीक है। अभी हिपैटिक देखो, अगर यह आपको समझ में आ जाएगा, आ गया हिपैटिक अमीबियोसिस होता क्या है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि पल्मोनरी किस तरह से हुआ, क्यूटेनियस किस तरह से हुआ, ठीक है। सेरिब्रल तो डायरेक्ट हमारे हिमेटोजेनियस और लिम्फेटिक स्प्रेड है उसका, ठीक है, उसको अलग अलग रखेंगे। लेकिन ये जो तीन है, अगर हिपैटिक समझ में आ गया तो यह सब आपको, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी हिपैटिक होता कैसा है, जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट हमारे इंटेस्टाइन से हमारे लिवर की तरफ भेजे जाते हैं, वो जो पाथवे है उसी पाथवे से जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल वेन्यूल, ठीक है, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल वेन्यूल से हो जाएगा सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड पोर्टल वेन की तरफ, कौन? ट्रोपोजोइट, अमीबा, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। यहाँ से जाने के बाद में हो जाएगा हिपैटिक साइनोसाइड। अभी हिपैटिक साइनोसाइड के अंदर जाने के बाद में वो रिलीज करेगा हिस्टोलाइसिन। हिस्टोलाइसिन मतलब क्या है? जिसके पीछे लाइसिन है, इसका मतलब क्या? डिस्ट्रक्शन होगा, किसका होगा? हिपेटोसाइट का, ठीक है। अभी हिपेटोसाइट का हो गया डिस्ट्रक्शन। अभी डिस्ट्रक्शन अगर हुआ तो वहाँ पे हो जाएगा एब्सेस, लिवर एब्सेस प्रोड्यूस होगा। अब ये एब्सेस कहाँ पे होता है? देखो राइट लोब, ठीक है, राइट लोब का सुपीरियर और थोड़ा पोस्टीरियर, कौन सा? पोस्टेरो सुपीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, ठीक है। अभी ये बड़ा बड़ा हो जाएगा और रप्चर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रप्चर हो गया ना तो पस निकलेगा। पस कौन सा? चॉकलेट ब्राउन कलर का, ठीक है। अभी देखो किस किस के कांटेक्ट में आ रहा है? ऊपर तो लंग्स है, लंग्स के प्लूरा है, ठीक है। यहाँ पे पेरिकार्डियम है, हमारा हार्ट है, ठीक है। लेकिन और क्या क्या आता है उसके अंदर? पेरिकार्डियम, हार्ट तक जा सकता है इन्फेक्शन, देन पेरिटोनियल कैविटी तक जा सकता है, स्टमक तक जा सकता है। मेन पल्मोनरी, देखो पल्मोनरी अमीबियोसिस, लंग्स तो वहाँ पे है। देन क्यूटेनियस अमीबियोसिस, वहाँ से स्किन कितनी दूरी पे है, ठीक है, स्किन तक भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह का यह है पैथोजेनेसिस, ठीक है। अभी हम देखेंगे लैब डायग्नोसिस, ओके। हाँ, तो देखो अब हम देखेंगे लैब डायग्नोसिस। अभी लैब डायग्नोसिस जरूरी क्यों है भाई? अगर एक बंदा है आपके पास, उसको डिसेंट्री है, ठीक है, और
आपको नहीं पता कि बैसिलरी बैक्टीरिया की वजह से हुआ या फिर एंटामीबा हिस्टोलाटिका के पैरासाइट की वजह से हुआ, ठीक है। तो आपको इसलिए लैब डायग्नोसिस जरूरी है। अगर इंटेस्टाइनल रहा तो आप स्टूल चेक करेंगे उसका, पहले तो स्टूल चेक करेंगे। अगर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल रहा तो बायोप्सी करेंगे, एस्पिरेशन ऑफ पस करेंगे, ठीक है। इस तरह के तो पहला आप अपना फोकस की तरफ होना चाहिए, स्टूल की तरफ। अब स्टूल देखो, उस बंदे का स्टूल लिया हमने, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, माइक्रोस्कोपिकली देखा। माइक्रोस्कोपिकली अगर उसको देखा जाए तो डार्क रेड स्टूल दिखेगा उसका। क्यों? डिसेंट्री है, डायरिया नहीं है, ठीक है। डार्क रेड दिखा, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर क्या होगा? ब्लड होगा, म्यूकस होगा, ठीक है। देन माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रोपोजोइड और सिस्ट, ये तो हमको खुली आंखों से तो नहीं दिखेंगे ना, ट्रोपोजोइड और सिस्ट, ठीक है। जो चारकोट लेडन क्रिस्टल, यह भी हमको खुली आंखों से नहीं दिखते, ठीक है। देन अभी ये जो चारकोट लेडन क्रिस्टल जो है ना, यह सिर्फ अमीबिक डिसेंट्री के अंदर ही मिलता है, बैसिलरी डिसेंट्री के अंदर नहीं मिलता। इसके क्या समझ में आएगा आपको? अगर मिला चारकोट लेडन क्रिस्टल, यूशनोफिल जो है ना वो उसका यूशनोफिल मिल के वहाँ पे एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल क्रिस्टल फॉर्म, बाइपिरामिडल क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, उस तरह का रहता हो चारकोट लेडन क्रिस्टल। अगर ये आपको मिलता है समझ लीजिए पैरासाइट की वजह से होगा, अगर नहीं मिलता है तो समझ लीजिए बैक्टीरिया की वजह से मिला, ठीक है। देन सेलुलर एक्जुडेट, यह हमने माइक्रोस्कोपिक क्यों किया? यह सब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अभी देखो प्रोक्टोसिग्माइडोस्कोपी, इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा प्रोक्टोसिग्माइडोस्कोपी होता कैसे है, सिग्माइडोस्कोपी। अभी यह करने के बाद में हम करेंगे म्यूकोसल स्क्रैपिंग। अगर वहाँ पे कुछ अल्सर वगैरह होगा तो अल्सर से हम पता कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रोपोसिट आ सकते हो स्क्रैपिंग के अंदर, ठीक है। तो देन बायोप्सी, अगर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल रहा तो हम बायोप्सी करेंगे, एस्पिरेशन ऑफ पस करेंगे, ठीक है। देन सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट मतलब ब्लड निकालना, उसके अंदर देखना, ठीक है। डीएनए प्रोब भी, ये जो है ना डीएनए प्रोब, मेक द डायग्नोसिस रैपिड एंड स्पेसिफिक, डीएनए प्रोब। देन इनडायरेक्ट हिम अग्लूटिनेशन। अभी इनडायरेक्ट हिम अग्लूटिनेशन ये जो रहता है ना, इसका अगर सिग्निफिकेंट टाइटर 1:256 अगर इतना आया या फिर इससे ऊपर आया तो समझ लीजिए आपको पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। और एक इलिसा टेस्ट है, इलिसा टेस्ट भी पॉजिटिव आती है। बहुत सारे पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया लैब डायग्नोसिस। अब हम देखेंगे उसका ट्रीटमेंट पार्ट। तो देखो अब हम आए हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, वो है ट्रीटमेंट। हमने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, होस्ट देखा, हैबिटेट देखा, मॉर्फोलॉजी देखा, लाइफ साइकिल देखा, पैथोलॉजी देखा, लैब डायग्नोसिस देखा। अब आए हैं हम ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। बट ट्रीटमेंट जो है ना, अलग अलग पैथी की अलग अलग ट्रीटमेंट रहती है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो यह है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही सिर्फ ड्रग्स है, और भी ड्रग्स है, लेकिन एक इफेक्टिव ड्रग है, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, क्लोरोक्विन, टिनिडाजोल, डायलोक्साइड फ्यूरेट, इमेटिन, सेक्नेडाजोल, ठीक है। यह जो ड्रग्स है इससे भी ठीक होता है, लेकिन क्या है ना, जितने बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं ना, इतने साइड इफेक्ट भी उसके ज़्यादा रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको कुछ भी इन्फेक्शन कोई भी है ना, तो उस पहली बात तो अपने को होने मत दो। लेकिन हम रोक नहीं सकते किसी भी, अगर आपने बोला कि मैं घर पे रहूँगा और मुझे कोविड नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आप जितने घर पर रहेंगे ना उतना ज़्यादा आपको कोविड होगा, क्योंकि पता है आप इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में नहीं जाओगे ना। तो इन्वायरमेंट के एक्सपोजर नहीं जाओगे तो छोटे छोटे इन्फेक्शन जो आपको नहीं होगा, तो छोटा अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपको बड़ा इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से छोटे छोटे इन्फेक्शन को आपने खुद लड़ना चाहिए। अगर आपकी बॉडी छोटे छोटे इन्फेक्शन को अगर खुद होकर उसको हैंडल कर रही, कंट्रोल कर रही, तो बड़ा इन्फेक्शन, मैं तो बोलता हूँ कि जिस ह्यूमन की बॉडी, जिस पर्सन की बॉडी अच्छी है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है ना, उसका कैंसर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रैबीज, इवन रैबीज की भी अगर ट्रीटमेंट देखी जाए तो अभी तक रैबीज का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं, उसका मॉर्टेलिटी 100% है, ठीक है। लेकिन जिस बंदी की इम्यूनिटी एकदम हाई लेवल पे है ना, उसका रैबीज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अगर देखी जाए तो कौन सी, अपनी इम्यूनिटी। तो ऐसा नहीं कि इम्यूनिटी एक दिन में आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको दिन ब दिन उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सर्दी हुई, जुकाम हुआ, ठीक है, और पेट दर्द हुआ, तो इसके लिए डायरेक्ट ऐसा मत कीजिए कि अस्पताल जाइए। आप जो रहते हैं ना, नेचुरल तरीके से आप अपने बॉडी को हील करिए। और सबसे पहली बात पता है, अपने बॉडी को अपने बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा। वो पता है कि लिम्फोइड ऑर्गन है, वो
फटाक से, जैसे कि फीवर आया, तो फीवर किस लिए आता है, हमारे बॉडी का जो इन्फेक्शन हो वो रोकने के लिए, और उस टाइम के अंदर हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ये जो देखा ना आपने लैब डायग्नोसिस के अंदर सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है, एलिसा टेस्ट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी बनी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी खुद होकर रिकवर कर रही, ठीक है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके बॉडी से कवर नहीं हो पाता है, तो आपको यह ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट खत्म होता है, लेकिन एक पार्ट और रहेगा हमारा बैसिलरी डिसेंट्री और अमीबिक डिसेंट्री, वो हम अगले पार्ट के अंदर देखेंगे।